आपके इस करियर में सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा है? एक बहुत ही यंग 23-year-old फीमेल फ्रॉम अ वेरी पॉश एरिया इन दिल्ली. सो शी केम टू द क्लिनिक एंड आई आस्क्ड कि कौन है. शी इज लाइक आई एम द पेशेंट. सो शी केम टू अस एंड उसने हमें बताया कि मेरे ओरल कैविटी में एक छोटा सा अल्सर है जो 20-25 दिन से है और वो हील नहीं हो पा रहा है. And I was very surprised. 3 साल बाद again when she came to us, this time the disease had come back. वो disease अब उसके पूरे टंग को इन्वॉल्व कर रहा था and unfortunately हमें उसकी पूरी टंग निकाल के नेक डाइसेक्शन, जो गले में नोड्स होते हैं वो नोड्स हमें निकालने पड़े. स्टैंडर्ड ओरल कैंसर सर्जरीज, उनके गले में यहाँ पे हमने छेद करके ट्यूब डाली एयरवे के लिए, ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं उसे. ये करने के बाद भी somehow that disease came back again after 6 months. और उस टाइम पे जब वो पेशेंट मेरे पास आई, so she was bleeding from the tube. I know it's a very harsh reality. She was bleeding from the tube. हमने उसे इमरजेंसी में देखा डायरेक्टली. हमने उसे CPR देने की कोशिश की, बट she died right at my hands. आपके हिसाब से जो ओरल कैंसर होता है वो कम्प्लीटली क्योर होता है? ये कैंसर जो नाम है ना, इट कम्स फ्रॉम क्रैब, खेकड़ा. खेकड़ा जब एक चीज को पकड़ लेता है, या तो आपको खेकड़े का हाथ काटना पड़ता है या तो आपको उंगली काटनी पड़ती है. कैंसर ऐसी ही बीमारी है, वो नाम ही वहां से आया है. कैंसर नेवर गोज बैक. आपको अगर कैंसर हुआ है तो उसमें से आपके 35 लोगों को 5 साल बाद वापस से कैंसर होगा. 65 बच जाएंगे और 35 को वापस कैंसर होगा. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान रखते हैं. जो आज का यूथ है वो तो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखता है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि उनको कैंसर हो जाता है. तो उसके क्या रीजंस होते हैं? बेसिकली इसका एक रीजन है जो अब तक इंडिया में काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड था. पहली इंसल्ट आती है आपके जेनेटिक्स से. अब सेकंड इंसल्ट आप सोच रहे हो क्या होता है? कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं. दैट इज द सेकंड इंसल्ट. अब आप कह रहे हो कि कोई फिटनेस वाला इंसान है जो इनमें से कुछ भी नहीं करता, बट हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वो जो फिटनेस वाला बंदा है, क्या वो ओरल सेक्स कर रहा है? यूएस में 16 to 20% ऑफ द टोटल कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ ओरल सेक्स. बिकॉज ओरल सेक्स में देयर इज अ वायरस कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. नेचुरली अगर आप ओरल सेक्स का एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट पार्टिकल, दैट वायरस, इट विल गो एंड इट हैज़ एन एफिनिटी. उसकी एफिनिटी होती है कि वो मुंह में नहीं रुकेगा, वो फेरिंग्स में जाएगा, और वहाँ पे जाके वो वायरस जब इनफ कॉन्सेंट्रेशन में होगा, इट विल कॉज अ कैंसर. हेलो डॉक्टर सुमित, हाउ आर यू? Hi, I'm absolutely fine. थैंक यू सो मच आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए. No, thank you for having me on the show. Thank you. आपकी वजह से आज बहुत सारे जो हमारी पब्लिक हम दोनों को देखने वाली है और आपको सुनने वाली है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से. I really hope I can contribute. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके इस करियर में सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा है? सो डिफ़िकल्ट केसेस को अगर मैं क्लासीफाई करूँ, तो एक होते हैं इमोशनली डिफ़िकल्ट केसेस, एक होते हैं टेक्निकली डिफ़िकल्ट केसेस. आई टेल यू अबाउट द इमोशनली डिफ़िकल्ट केस. सो एक बार, दिस वाज बैक इन 2021, एक बहुत ही यंग 23-year-old फीमेल फ्रॉम अ वेरी पॉश एरिया इन दिल्ली. शी केम टू अस एंड वी वर हम ये सोच रहे थे कि शायद वो किसी की रिलेटिव हो, बिकॉज यूजुअली यू सी दीज काइंड ऑफ relatives, not patients. No, I'm used to seeing more of the older patients. So she came to the clinic and I asked कि कौन है? She's like I'm the patient. So she came to us and उसने हमें बताया कि मेरे ओरल कैविटी में एक छोटा सा अल्सर है जो 20-25 दिन से है और वो हील नहीं हो पा रहा है. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. मैंने पूछा कि मुझे पूछने तक में शर्म आई, लाइक कि आप टोबैको या तम्बाकू कुछ खाते? शी लाइक नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, मैं तम्बाकू कुछ नहीं खाती हूँ. सो देन आई चेक्ड, उसके बाजू में एक दांत होता है, छोटा सा दांत, उसको प्रीमोलर कहते हैं. शी हैड अ ब्रोकन वेरी शार्प प्रीमोलर, जो उसके टंग पे रगड़ के वहाँ पे एक बड़ा सा अल्सर हो गया था. इट लुक्ड वेरी डेंजरस, वेरी रेड, समथिंग दैट आई डोंट वांट टू सी इन माय ओन, मेरी कैविटी में मैं देखना पसंद नहीं करूँगा. आई सॉ हर एंड आई इमीडिएटली उसका हमने एक बायोप्सी लिया, छोटा सा टुकड़ा लेके हमने उसे माइक्रोस्कोप में देखा. सो टर्न आउट इट्स कैंसर इन अ 23-year-old फीमेल from a very posh area in probably South Delhi. Because I mean, so I was surprised, so we had to tell her. फिर see, that is not where the story ends. हमने उनको ऑपरेट किया. ऑपरेट करने के बाद हमने उनको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दिए, बहुत एस्थेटिक रिजल्ट्स, बहुत फाइन सूचर्स से हमने टाके लगाए, सब कुछ एकदम स्कारलेस किया. एंड शी यूज्ड टू कम टू अस फॉर फॉलो अप्स. 3 साल बाद अगेन व्हेन शी केम टू अस, दिस टाइम द डिसीज हैड कम बैक. वो डिसीज अब उसके पूरे टंग को इन्वॉल्व कर रहा था
एंड अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी पूरी टंग निकाल के नेक डाइसेक्शन, जो गले में नोड्स होते हैं वो नोड्स हमें निकालने पड़े, स्टैंडर्ड ओरल कैंसर सर्जरीज। सो वो हमने परफॉर्म किया। उनके गले में यहाँ पे हमने छेद करके ट्यूब डाली एयरवे के लिए, ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं उसे। ये करने के बाद भी समहाउ दैट डिसीज केम बैक अगेन आफ्टर 6 months। और उस टाइम पे जब वो पेशेंट मेरे पास आई, सो शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्यूब। आई नो इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द ट्यूब। हमने उसे इमरजेंसी में देखा डायरेक्टली, हमने उसे CPR देने की कोशिश की, बट शी डाइड राइट एट माई हैंड्स। एंड शी वॉज 24 or 20, no, she was 25 at that time. So when you lose a 25-year-old patient who was well educated, ना कभी तम्बाकू, ना सुपारी, ना कोई बुरी आदत है, just because of her ignorance, कि एक शार्प दांत था उसके कैविटी में जो उसके टंग पे बार बार टच हो रहा था, इट वॉज अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज आप कुछ केसेस होते हैं जो आपको थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू वांट टू सी एवरी डे। एक तो ये हो गया, दिस वाज वन ऑफ द इमोशनली मोस्ट डिफिकल्ट केसेस ऑफ माय करियर। एंड लास्ट 5-6 years आई हैव बीन ऑपरेटिंग कैंसर्स। एक टेक्निकली डिफिकल्ट केस आया जिसमें एक 3 साल का बच्चा, जिसको एक बहुत रेयर टाइप का कैंसर था ओरल कैविटी में, इसको स्पिंडल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। सो जब पहली बार पेरेंट्स लेके आए उसे हमारे पास, हमने अगेन उसकी बायोप्सी की, माइक्रोस्कोप में देखा, हमें लगा कि जो जैसे दांत इरप्ट होता है ना, तो वो इरप्शन ग्रैन्युलोमा ऐसा या कुछ होगा, बट इट टर्न्ड आउट इट्स अ कैंसर। सो हमें 3 साल के बच्चे का जॉ काट के निकालना पड़ा। हमें एक बहुत ही टैलेंटेड बैंगलोर से माइक्रोवास्कुलर सर्जन बुलाने पड़े, जिन्होंने उस बच्चे के पैर की हड्डी हार्वेस्ट की, फिब्यूला कहते हैं उसे, और वो हार्वेस्ट करके उस बच्चे का जॉ रिकंस्ट्रक्ट किया। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली चैलेंजिंग केसेस, बट अल्टीमेटली आप हो तो इंसान ही। आप 3 साल के बच्चे का अगर आप जबड़ा, छोटा सा जबड़ा कट कर रहे हो, जो एक एडल्ट के दांत जितना बराबर का इतना सा जबड़ा था, सो बहुत बुरा लगता है कभी कभी, बट दैट्स ओके। ये फील्ड है, दैट इज कैंसर सर्जरी। आप हेड एंड नेक कैंसर ऑपरेट कर रहे हो, यू हैव टू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। ऐसी चीज़ें आप देखते हैं। आपके हिसाब से जो ओरल कैंसर होता है वो कम्प्लीटली क्योर होता है, हो सकता है मतलब? अब इस पे मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, कैंसर हीलर्स, ये वो, दे विल टेल यू कि कैंसर चला जाएगा, आप मन में धैर्य रखिए, ये रखिए। आई हैव बीन अ कैंसर सर्जन फॉर 6 years। लेट मी टेल यू अ बैड न्यूज़। ये कैंसर जो नाम है ना, इट कम्स फ्रॉम क्रैब, खेकड़ा। खेकड़ा जब एक चीज़ को पकड़ लेता है, या तो आपको खेकड़े का हाथ काटना पड़ता है, या तो आपको उंगली काटनी पड़ती है। द क्रैब डज नॉट लीव वॉट इट ग्रास्प्स, ठीक है। कैंसर ऐसी ही बीमारी है, वो नाम ही वहाँ से आया है, कैंसर नेवर गोज बैक। मैं आपको ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम अ सर्जन आपको मेरा यकीन करने की ज़रूरत है ऐसा तो नहीं है। मैं आपको ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डिसीज फ्री सर्वाइवल फॉर एनीवन हु वांट्स टू गूगल इट, ओके। सो डिसीज फ्री सर्वाइवल अगर आप कैंसर का देखोगे, दैट इज 65%। मतलब आपको अगर कैंसर हुआ है तो उसमें से आपके 35 लोगों को 5 साल बाद वापस से कैंसर होगा, 65 बच जाएंगे और 35 को वापस वो कैंसर दोबारा होगा। आएगा। बिल्कुल आएगा। दिस इज द ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स। इसको ग्लोबो कैन करके एक वेबसाइट है, आप जाइए, आप गूगल कीजिए, आप देखिए, दिस इज द ग्लोबल रियलिटी। मतलब ये चीज़ है कि लोग वहम में आज तक कि कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाता नहीं है। जाएगा। मैं आपको एक और हार्श रियलिटी बताता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज OS, ओवरऑल सर्वाइवल कहते हैं उसे। जब आप इस कैंसर का, ओरल कैंसर का, मैं हेड एंड नेक वाला हूँ तो मैं हेड एंड नेक की बात करूँगा। अगर आप ओरल कैंसर की 10 year ओवरऑल सर्वाइवल देखोगे, दैट इज 18%। मतलब अगर 2001 में अगर 2001 में 100 लोगों को कैंसर हुआ है, सो 2021 तक उसमें से सिर्फ 18 लोग जिंदा बचेंगे। 82 ऑफ देम विल डाई ऑफ कैंसर और कैंसर एसोसिएटेड कॉजेज। अगेन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स बोल रही है। दैट इज हाउ इट इज। सो कैंसर ऑलवेज कम्स बैक। आप इम्यूनोथेरेपी ले रहे हो, आप कुछ ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं छोटे छोटे किसी अवतार में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सिंपल भाषा में, कहीं ना कहीं वो कैंसर वापस आता है। वो मेटास्टैटिक हो जाएगा, बॉडी के किसी और पार्ट में चला जाएगा, बट द कैंसर डज नॉट लीव। जितना मैंने देखा है इन एक्सेप्शनली रेयर केसेस की, आपको पहली बार कैंसर हुआ, T1 एकदम छोटी स्टेज में छोटा कैंसर, उसमें आप बहुत ही अवेयर हो, आप वेल एजुकेटेड हो उसके बारे में, आपने उसकी सर्जरी करवा ली, कीमो करवा लिया, और वो कैंसर चला गया। हो सकता है आप इस केस में आप उन 18% लोगों में आ जाओ
जो ओवरऑल सर्वाइवल के जो 18% लोग हैं, हो सकता है आप इनमें आ जाओ, बट इट्स गोइंग टू कम बैक सम टाइम और द अदर. दैट इज व्हाट ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स आर सेइंग, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. और जो ओरल कैंसर होता है उसके सिम्टम्स पता लगते हैं कुछ? डेफिनेटली सी, ओरल कैंसर अलग अलग कॉजेस की वजह से आता है. हम्म, टोबैको, गुटखा, सुपारी, अल्कोहल, ये सब तो आपको मूवी के शुरुआत में ही पता बिल्कुल। चल जाता है. देर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मूवीज. हम्म, वन ऑफ देम इज डाइट. सो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. हमारे यहाँ पे जो तेल मसाले लोग कंज्यूम करते हैं, जिस प्रकार की लोग मिर्ची खाते हैं, हाँ। उस मिर्ची की वजह से एक बीमारी है जिसमें मुंह खुलना बंद हो जाता है. आपने सुना होगा कभी हाँ। कि बहुत गुटखा खाता है, उसकी वजह से मुंह खुलना कम बंद हो हो गया है गया। या बंद हो गया है. करेक्ट. सो ये बीमारी, इसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं. अगेन, एवरीथिंग इज अप फॉर यू टू गूगल. इट्स कॉल्ड सबम्यूकस फाइब्रोसिस. इसको एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट और पोटेंशियली कैंसरस लीजन बोलते हैं. ठीक है, मतलब उसका 51 to 67% पोटेंशियल होता है कि अगर वो बीमारी हो जाए तो 67% लोगों में वो कैंसर में तब्दील हो जाएगी. ठीक है. सो ऐसी भी बीमारियां हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच, जैसे आपका तीखा खाना हो गया, तेल मसाला हो गया, गुटखा, सुपारी, ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू कैंसर इवन इन फिटर पीपल. जब हम इसकी मैं बात वही पूछने करेंगे, चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान रखते हैं. आज के जो आज का यूथ है वो तो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखता है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि उनको कैंसर हो जाता है. तो उसके क्या रीजंस सो होते हैं? बेसिकली इसका एक रीजन है जो अब तक इंडिया में काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड था. ठीक है. सी, कैंसर के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थियोरी में नहीं जाऊंगा. अगेन, इसको नड्सन्स टू हिट थियोरी बोलते हैं. एक छोटा सा सेल है. मैं कहता हूं कि इस सेल को कैंसर में बनने के लिए इसको दो तरह की इंसल्ट्स की ज़रूरत होती है. पहली इंसल्ट आती है आपके जेनेटिक्स से. अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर, अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी को भी, दादी, नानी, डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स में से किसी को भी अगर कैंसर था, तो कैंसर का एक जेनेटिक इम्प्रिंट होता है जो आपके सेल्स में आ चुका है. सो दैट इज़ द फर्स्ट इंसल्ट. वो आपके सेल पे फर्स्ट इंसल्ट है. अब सेकंड इंसल्ट आप सोच रहे हो क्या होता है? कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग गुटखा, सुपारी, तीखा वगैरह वगैरह. दैट इज द सेकंड इंसल्ट. अब आप कह रहे हो कि कोई फिटनेस वाला इंसान है जो इनमें से कुछ भी नहीं करता, बट हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वो जो फिटनेस वाला बंदा है, क्या वो ओरल सेक्स कर रहा है? दिस इज वेरी न्यू. ये वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट था. ठीक है ना. यूएस में 16 to 20% ऑफ द टोटल कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ ओरल सेक्स. बिकॉज ओरल सेक्स में देर इज अ वायरस कॉल्ड HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो हमारे जेनाइटल पार्ट में मिलता है. नेचुरली अगर आप ओरल सेक्स या ऐसा कोई एक्ट, ओरल सेक्स का एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट पार्टिकल, दैट वायरस, इट विल गो एंड इट हैज़ एन एफिनिटी. उसकी एफिनिटी होती है कि वो मुंह में नहीं रुकेगा, वो फेरिंग्स में जाएगा. फेरिंग्स मतलब गले में जाएगा, और वहाँ पे जाके वो वायरस जब इनफ कॉन्सेंट्रेशन में होगा, इट विल कॉज अ कैंसर. इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड. ये यूएस में सालों से चलता आ रहा है. नाउ दिस हैज़ कम टू इंडिया. वी आर सीइंग केसेस इन इंडिया विथ ओरोफैरेंजियल कैंसर, जहाँ पे यंग पेशेंट्स विथ नो हिस्ट्री, टोबैको, अल्कोहल, कुछ भी नहीं, बट naturally they are young. You ask them, there is a very very prevalent history of oral sex. ठीक है. और इस हिस्ट्री की वजह से उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया और उसकी वजह से उनको ओरल कैंसर हो गया. सो इवन दैट इज हैपनिंग दीज डेज. आप सब कुछ कर रहे हो, बट इवन बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू कैन स्टिल हैव कैंसर. दैट इज एटलीस्ट ओरल और हेड एंड नेक कैंसर. सो बिकॉज ऑफ दैट भी आपको ये चीज़ हो सकता है. तो मतलब ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. एक्चुअली देखो, ये जो ओरल सेक्स अवॉइड करने वाला पॉइंट है, सी, अब इसमें देर इज ऑलवेज टू वेज. आप इसमें या तो प्रिवेंट कर लो, इधर आप सिलिकॉन प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, बट फिर वही बात आ गई कि प्रोटेक्शन यूजुअली मेल जेंडर ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना. फीमेल जेनाइटेलिया के लिए जो प्रोटेक्शन बना है वो इंडिया में प्रेवलेंट ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है इंडिया में, है ना. बट जो मेल जेनाइटेलिया के लिए जैसे कॉन्डम्स बने, सो कॉन्डम्स में ऑब्वियसली अब एक मेल, if a male is wearing a condom, ठीक है, and he performs the act of oral sex with a female, ठीक है, so naturally एक फीमेल के थ्रोट में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो जाएगा नहीं, because it is protected. But when the roles are reversing, जब एक मेल एक फीमेल के ऊपर कनिलिंगस परफॉर्म कर रहा है ना, उनके जेनाइटेलिया पे, सो नेचुरली मेल और फीमेल जेनाइटेलिया के बीच में कोई बैरियर तो है नहीं, मेल ओरल कैविटी विद अ फीमेल जेनाइटेलिया, सो वो HPV डायरेक्टली जाएगा एंड दैट विल कॉज कैंसर. दैट इज अनदर रीजन कि HPV मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अब इंडिया में. सो प्रिवेंटेबल एक चीज़ होती है, परफॉर्म करना है या नहीं करना है. सी,
अल्टीमेटली हम ही ने ये कॉन्सेप्ट्स लाए हैं हमारी किताबों में, कामा सूत्र में दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। हज़ारों साल पहले की बात है जब वो किताब लिखी गई है हमारे टेम्पल के स्क्रिप्चर्स पे। सो ऐसा कुछ टैबू नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि उन लोगों ने ज़्यादा उसको रिलेट कर लिया हमसे पहले, और आज हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, बट इट्स हैपनिंग। आप चाहे जो कह लो, इट इज़ हैपनिंग। सो या और अगर किसी को ओरल कैंसर होता है इस रीज़न की वजह से, तो आई थिंक हमारे इंडिया में ना ये एक माइंडसेट है कि लोग बहुत शर्माते हैं ये बात करने में, चाहे डॉक्टर से भी हो। तो ऐसा कोई केस आया आपके पास कि लोग इसकी मतलब इस रीज़न की वजह से उसको अवॉइड कर रहे हो कि हम बात कैसे करेंगे? सी, ये जो इग्नोरेंस है ना, इससे डिले होता है। मैं ना सिंपल मैथमेटिक्स, सी आई एम अ सर्जन, तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता। इग्नोरेंस का मैथमेटिक्स इज डायरेक्टली कोरिलेटेबल टू योर डिसीज प्रोग्रेशन। आप जितना इग्नोर करोगे उतना प्रोग्रेस डिसीज आप बढ़ेगा। लेके आओगे। हम्म। आज जैसे मान लो आपको पता है कि आपकी ओरल सेक्स की हिस्ट्री पॉजिटिव है, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा छाला हो गया गले के अंदर, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। अब एक चीज़ है जो इंडिया में लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, या होपफुली आनी चाहिए। हम्म। अगर आपके ओरल कैविटी में एक अल्सर है हम्म। जो 14 या 15 दिन से हील नहीं हुआ है, उसकी बायोप्सी करवानी पड़ेगी। बायोप्सी, जैसा कि मैंने पॉडकास्ट में पहले भी कहा, उस लीजन का, उस बीमारी का एक छोटा सा टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसके सेल्स चेक करते हैं, और कैंसर के सेल्स तुरंत पहचान में आ जाते हैं। कोई भी पैथोलॉजिस्ट जो वेल ट्रेंड है वो आराम से पहचान लेगा कि भाई ये तो कैंसर का सेल है, ठीक है। सो पीपल इग्नोर इट क्योंकि लोगों को ये ओरल सेक्स की हिस्ट्री देना पसंद नहीं है। बट अल्टीमेटली यही रियलिटी है कि एवरीवन इज डूइंग इट, ठीक है ना, बट दे जस्ट वोंट टेल यू द हिस्ट्री। अब दिक्कत क्या आ जाती है कि जितना आप डिले करोगे, फाइनली वो पेशेंट काफ़ी अग्रेसिव सिम्टम्स लेके आएगा कि अचानक मेरी आवाज़ चली गई। वो आपकी आवाज़ अचानक नहीं गई है, आपकी आवाज़ धीरे धीरे ओवर द पीरियड, आपकी आवाज़ 2 महीने में गई है। आप पहले आ जाते, वो छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम बाहर निकाल देते, शायद कीमो, शायद रेडिएशन दे देते, डिपेंडिंग ऑन द डिसीज़, और आपकी आवाज़ कभी नहीं जाती। दैट इज़ द रियलिटी। बट पीपल, यस, अब थोड़ा सा ये है कि टियर 1 सिटीज़ में जो जितना अर्बन एग्लोमरेशन की तरफ आप जा रहे हो, सो ये सिटीज़ में पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट स्टिल आप टियर 2 या थोड़ा और ये जाएंगे रूरल इंडिया तरफ, तो नोबडी टॉक्स अबाउट इट। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट ठीक है। क्या इंडिया के हर स्टेट में अलग पैटर्न होता है कैंसर का? एग्जैक्टली। सो ओरल कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब क्या? तंबाकू से भी हो रहा है, तंबाकू प्लस सिगरेट एक साथ कर रहे हो उससे भी हो रहा है, स्मोकलेस टोबैको से भी हो रहा है, स्मोकिंग वाले टोबैको से भी हो रहा है, बीड़ी से भी हो रहा है, गुटखे से भी हो रहा है, तीखा खाने से और मिर्ची से भी हो रहा है, ठीक है। सो और ऑफ कोर्स ओरल सेक्स से भी हो रहा है। सो रीजंस आपके अलग अलग हो सकते हैं, दे आर लीडिंग यू टू द सेम स्पॉट। आप कोई भी रास्ता ले लो, आप अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप एट द सेम प्लेस कि ये कैंसर हो रहा है। सो जैसे आप जम्मू कश्मीर साइड जाओगे जहाँ पे यूवी इंडेक्स बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा फेयर हैं। अब फेयर मतलब क्या? उनकी स्किन में मेलानिन कम है। तो जब एक पेशेंट की स्किन में मेलानिन कम है एंड वो पेशेंट बार बार एक्सपोज हो रहा है वेरी हाई यूवी इंडेक्स को, तो उसकी वजह से नाक पे और यहाँ पे इस एरिया में कैंसर होना बहुत ही कॉमन है। इट्स कॉल्ड बेसल सेल कार्सिनोमा। बहुत कॉमन है, यहाँ पे कैंसर हो जाता है, फिर वो निकालना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट में जो गम्स होते हैं उस पर टोबैको का स्नफ लगाते हैं, उसकी वजह से उनको कैंसर हो रहा है। अब महाराष्ट्र और गुजरात, दे आर द कैंसर कैपिटल्स ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा कैंसर, ओरल कैंसर जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मोकलेस टोबैको है ना। मावा, फाकी, वो जो पुड़िया होती है उसमें उससे मतलब वो दिन दिन भर चलता रहता है। मतलब मेरे स्टेट में तो मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे उसको खर्रा कहते हैं। आई कम फ्रॉम एन एरिया कॉल्ड विदर्भ। विदर्भ यूज्ड टू बी द कैंसर कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब जाके वो ताज गुजरात के सर पे पड़ा है। जब गुजरात में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, गुजरात में भी सेम है, मावा फाकी की वजह से बहुत ज़्यादा। आप स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे अगर इंडिया के, सो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर केसेस आर गुजरात, महाराष्ट्र, अपार्ट इन उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देयर इज़ अ वेरी फेमस ट्रेडिशन कॉल्ड रिवर्स स्मोकिंग। सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा मुंह के अंदर रख के वो धुआं अंदर लेते हैं। उससे टोबैको का ट्रॉमा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो अंगार है, जो उसकी जलती हुई अंगार है, वो मुंह के अंदर जा रही है। सो उससे पैलेट को ट्रॉमा हो रहा है। सो पैलेट मतलब जो टालू होता है उसको ट्रॉमा हो रहा है, तो उनको ऊपर का कैंसर हो रहा है। सो एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस, जहाँ पे जो चल रहा है ना, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे और आंध्र प्रदेश में एक कंडीशन है जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जैसा मैंने कहा था। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस में अल्टीमेटली आपका मुंह खुलना ही बंद हो जाता है।
आपकी माउथ ओपनिंग ज़ीरो हो जाती है, आपका ऐसे 1-2 मिलीमीटर मुँह खुलता है। और ये क्यों होता है? या तो सुपारी या तो तीखा खाने की वजह से। बहुत जलता है मुँह के अंदर एंड अगेन वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। सो अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग रीज़न्स की वजह से इट्स हैपनिंग, बट राइट नाउ द क्यूमुलेटिव रिजल्ट, ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है इसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट जानते हो आप क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन कैंसर। इंडिया सेकंड पोजीशन पे है इन द कैंसर जहाँ पे सबसे केसेस। ज़्यादा कैंसर होता है। यस, चाइना बीइंग द टॉपर, हम लोग सेकंड रैंक पे आ रहे हैं इन द ग्लोबल प्रोडक्शन फॉर कैंसर केसेस। बहुत ज़्यादा कैंसर है इंडिया में। सो या और उसमें से भी ब्रेस्ट कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर लीडिंग में है, क्योंकि तम्बाकू रुक नहीं रहा है। सो ऑफ कोर्स दैट्स देयर। सर ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई जिसमें आप, आई नो कि डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बट उनके साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो करेक्ट। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? सी अल्टीमेटली पर्सनल लाइफ का ऐसा है ना कि आपको बहुत ही कैलकुलेटिव होके ये कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। सो माय वाइफ इज़ अ सर्जन, सो थैंकफुली शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, बिकॉज जब वो खुद ही सर्जन है तो वो मेरा तो बिल्कुल समझ ही Yes. पाएंगी। ठीक है, सी नाउ आई हैव अ 5 month-old बॉय। ठीक है, Okay. सो अब टाइम कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको कैलकुलेट करके ही करना पड़ता है। मतलब देर आर टाइम्स जहाँ पे पेरेंट्स को टाइम देने के लिए या फिर मतलब पेशेंट लोड कभी कभी इतना हो जाता है। शुरुआत के फेजेस में सर्जन्स थोड़े बहुत खाली पीली बैठते हैं, यहाँ वहाँ कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली जब आपके पास पेशेंट लोड आने लग जाता है उसके बाद देर आर बीन टाइम्स जहाँ पे मुझे मम्मी पापा के साथ डिनर पे जाना है या वाइफ के साथ कहीं पे डिनर पे जाना है, मुझे वो गूगल कैलेंडर पे डालना पड़ा है डिनर विथ फैमिली फ्रॉम 9 to 12, ताकि मैं 7 बजे 7:30 बजे सारे पेशेंट्स ख़त्म करके शांति से आ सकूं। एंड देन इवन अब देखो जैसे मैं कैंसर ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, सो मैं अपना फ़ोन बंद नहीं रख सकता, है ना, रात को कुछ हो गया, कभी इमरजेंसी कुछ बढ़ हो गई। गया। सो मेरी जो प्राइवेसी है ना वो ऐसी एक वेवी फॉर्म है, इट इज़ इन्वेडेड। देर इज़ नो एब्सोल्यूट प्राइवेसी कि मैं वेकेशन पे चला गया, वहाँ पे भी बज रहा है, वहाँ पे बजते रहेगा कि सर इस पेशेंट का ये देखना है, उस पेशेंट का वो देखना है। इट नेवर एंड्स। बट कैसा है ना, यू आर चूजिंग इट, आपने ये चीज़ चूज़ की है, तो एक पॉइंट के बाद वो पसंद आने लग जाता है। एक पॉइंट के बाद मैं अगर किसी वेकेशन पे भी जाता हूँ, 2 दिन के बाद मुझे ही लगने लग जाता है कि यार अब तो काम कर लेना चाहिए, अब सर्जरी नहीं की है, पेशेंट्स का ऐसा है वैसा है। हालांकि मुझे सारी खबरें मिलती है, माई टीम इज़ वेरी एफिशिएंट, वो मुझे सब इन्फॉर्म करते हैं कि ये पेशेंट है सर, वो पेशेंट है। बट 2 दिन के बाद आपका ये हो जाता है कि नहीं यार बस हो गया, अब ऑपरेट करना है। सो सिचुएशन ऐसी है कि अब मैं ढंग से वेकेशन भी एंजॉय नहीं कर पाता, बट आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग अबाउट इट, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा। दैट इज़ हाउ आई हैव बिकम। ऐसा मतलब हो सकता है, सी अब मैं एक यंग सर्जन वाली कैटेगरी में हूँ, मैं खुद को यंग नहीं बोलूँगा, बट मैं एक इमर्जिंग सर्जन वाली कैटेगरी में हूँ। मैं एकदम एस्टैब्लिश जो 45-50 ईयर ओल्ड सर्जन्स होते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ जिन्होंने सब कर लिया है। ठीक है, सो मेरे अंदर वो भूख अभी भी है, मैं और थोड़ा सा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा हो गया है, मेरा पूरा दिन पैक्ड है, बट जितना है आई एम थैंकफुल फॉर इट, बट आई कैन डू मोर एंड आई वॉन्ट टू डू मोर। मैं उस कैटेगरी में भी पहुंचा नहीं हूँ कि यार बस करो अब हो गया। सो दैट मेक्स इट वर्स एक्चुअली। अगर एक हार्श सच्चाई में बोलूँ, दैट मेक्स इट वर्स कि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ अपने वर्कलोड से, टचवुड, बट मैं और करना चाहता हूँ। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ट्विस्टेड फिलोसॉफी हो जाती है, बट जो प्राइवेसी वो थोड़ी सी इन्वेडेड रहती है कई कहीं बार ना ऐसा भी तो रहता होगा कि जैसे आप कभी वैकेशंस पे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गए हो, बट कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है एंड उसकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है या रिक्वेस्ट कर रही है आपके आगे कि सर प्लीज़ कहीं। मिल लीजिए, देख मिल लीजिए। लीजिए, तो हो आप चुका अपनी है। फैमिली को सेकेंडरी रखते हैं एंड फर्स्ट आप अपने प्रोफेशन को ही रखते हैं। बिल्कुल 100%, क्योंकि कैसा है ना, सर्जरी और ऊपर से कैंसर सर्जरी इज़ अ कमिटमेंट। यस। ठीक है ना, आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, वो आपके और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप किसी की सर्जरी करके आए हो। अगर उस पेशेंट को कुछ हो रहा है, कुछ ब्लीडिंग हो रही है, अगर वहाँ पे उस वक्त और कोई भी नहीं है, चलो मैंने अपनी टीम से किसी को बोल दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स वो मैनेज कर लेते हैं, बट उनकी भी तो पर्सनल लाइफ है। ऑफ कोर्स। वो जूनियर है मेरा, इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, हो सकता है वो भी कहीं हो। देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट से उठ के कैब करके जाते हो। हॉस्पिटल जाके पेशेंट देख के, जब तक मैं फ्री हुआ तब तक मेरे फैमिली वाले घर पहुंच चुके थे। सो ऐसे दिन भी होते हैं, देर आर टाइम्स व्हेन दिस थिंग्स हैपन, बट एक पेशेंट जिस पे आपने सर्जरी परफॉर्म की है, वो पेशेंट आईसीयू में है या वो पेशेंट वार्ड में है और उसको कोई तकलीफ हो रही है, सो और अगर वो मैनेज किसी से नहीं हो रही है, सो बीइंग अ सर्जन आपको जाना ही है। आपको, मैं आई एम नॉट सेइंग जाना पड़ता है,
यू नो इफ़ यू नोटिस दैट, मैं जाना पड़ता है नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद की खुशी से आई विल गो एंड आई विल सी दैट केस बिकॉज दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ मैन ऑलवेज टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है उस चीज़ की. सो या. सर कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के? ओके, सो एज डिपेंडेंट कैंसर ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं. एक सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ना, हमारे थूक के जो ग्लैंड्स होते हैं जो थूक प्रोड्यूस करते हैं, स्पिट, तो उनमें कुछ एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि 40-45 के ऊपर के जो है. सो कुछ कैंसर्स होते हैं, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा और ये सब, वो उन पेशेंट्स में होते हैं जो 40+ होते हैं. बट ये जो ओरल कैंसर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका एज रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं. आई हैव सीन कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया था, आई हैव सीन कैंसर इन पीपल एज यंग एज 23 ईयर ओल्ड. जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है, दैट इज़ द रूरल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. वहाँ पे एक कैंसर सेंटर है जहाँ से मैं ट्रेंड हूँ. वहाँ पे हमने 13 साल के बच्चों पे, 13 साल के बच्चे पे वो सर्जरी की है जो मुंह खोलने के लिए करते हैं, क्योंकि वो 8-9 साल की उम्र से वो गुटखा और सुपारी खा रहा है. 13 साल की उम्र तक उसका मुंह ही खुलना बंद हो गया. और जब हमने ओपन करके देखा, वहाँ पे ऑलरेडी कैंसर था. ठीक है. सो वी हैड टू परफॉर्म सर्जरी ऑन समबडी हु इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. और हमने 20, 25, 70, 80 हर टाइप के, हर एज ग्रुप के पेशेंट्स पे हमने ऑपरेट किया है. बट दिस इज़ हेवीली डिपेंडेंट, ये बहुत हेवीली डिपेंडेंट होता है आपकी हैबिट्स पे. एक 40 साल का आदमी है जो या तो दिन भर खेत में है, या तो जो दिन भर कोई व्हीकल चला रहा है ना, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहा है. सो बहुत हाई टेंडेंसीज होती है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडीज़ बोल रही है. ठीक है ना. बहुत हाई टेंडेंसी होती है कि वो प्रॉबेबली, अब बस में अगर वो ये कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है, वो दिन भर बीड़ी तो नहीं पी सकता, तो वो ऑब्वियसली वो तम्बाकू खाएगा, है ना. एट द सेम टाइम अब यंगर जनरेशन है, वेपिंग कर रही है वो ज़्यादा. वेप तो ऑफ कोर्स, मतलब मैं बोलूँगा वेप इज़ मोर डेंजरस देन स्मोकिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है. क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वेप से आपको कैंसर होगा जल्दी. बीड़ी से ही और सिगरेट से ही जल्दी होगा. बट वेप से इसके पहले आपको कैंसर हो जाए, उससे पहले आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. बाय द वे, आपके वेप्स में निकोटीन सॉल्ट्स होते हैं. अगर मतलब यू नो इफ़ यू आर अ पेरेंट और आपके बच्चे को आपने वेप के साथ पकड़ लिया, आपका बच्चा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पापा इसमें तो देखो कुछ नहीं है, तो ग्लिसरीन का पानी है. आप उस डब्बे पे पढ़िए एक बार, निकोटीन सॉल्ट्स होते हैं उसमें. 1%, 3%, 6% निकोटीन सॉल्ट्स होते हैं. और ये जो निकोटीन होता है ना, ये प्राइमरीली आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनके डायमीटर को ऐसे सिकुड़ देता है. उसको वेसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है. ये जब डायमीटर वेसल्स का सिकुड़ जाता है ना, सबसे ज़्यादा परिणाम इसका आपके हार्ट पे और आपके ब्रेन पे पड़ता है. ठीक है. सो अगर कोई इंसेसेंटली वेप कर रहा है, उसको कैंसर से ज़्यादा डरना चाहिए कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट अटैक से. सो यंगर जनरेशन में, और वेप का प्रॉब्लम पता है क्या है? अब जैसे मान लो कोई स्मोक कर रहा है, स्मोक करने के बाद उसको माउथ फ्रेशनर खाना पड़ रहा है, उसके उंगली से स्मेल आ रहा है, उसके गर्दन से स्मेल आ रहा है, तो वो परफ्यूम लगा रहा है, कुछ कर रहा है, झंझट बहुत है. वेप में कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि उसकी खुशबू आती है. वेप डज नॉट स्मेल लाइक सिगरेट्स. वेप डज नॉट स्मेल लाइक समथिंग इज बर्निंग. आप अभी बैठे हो, आप बाथरूम में चले जाओ, वेप करके आ जाओ, किसी को ना स्मेल आएगी ना कुछ आएगा. आप गाड़ी में बैठ के स्मोक करोगे, 1 हफ्ते तक वो सिगरेट की स्मेल जाती नहीं है ना. वो जो स्मोकर्स होते हैं उनकी गाड़ी में बैठते से पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने सिगरेट Smoke पी किया. है. ठीक है. बट वेप कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा. आप गाड़ी में बैठ के पूरा वेप खाली कर दो, लेकिन आपको कुछ नहीं पता चलेगा. रादर एकदम बढ़िया सुंदर सी फ्रूटी खुशबू आएगी, स्ट्रॉबेरी या पता नहीं वाटरमेलन की. ठीक है. इट इज़ मोर डेंजरस बिकॉज उस पर कोई लगाम नहीं है. आपने खरीद लिया, वैसे भी मिल रहा है. ठीक है. इट्स इलीगल बाय द वे, बट इट्स ईजीली अवेलेबल. मिल रहा है और ईजी टू यूज़ है. आप बाथरूम में कर लो, कहीं कर लो, उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसका आफ्टर मैथ नहीं है. तो आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई है इस चीज़ को लेके, क्योंकि पार्टीज़ में जैसे बच्चे जाते हैं आजकल, तो वहाँ पे नॉन स्टॉप वेपिंग होती है एंड अल्कोहल तो ऑलरेडी चलती है. तो उस बहुत बड़ा रीज़न है ये. एब्सोल्युटली. आप एक चीज़ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेप के बारे में जो कोई नहीं पूछ रहा है. वो क्वेश्चन ये है कि वेप अगर इतना हार्मलेस है तो इतने लोग एडिक्टेड क्यों हो रहे हैं? कुछ तो है उसमें कि पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू वेप. वेप में निकोटीन है. निकोटीन अलॉन्ग विद सेरोटोनिन, डोपामिन एंड कोकेन, ये हाईएस्ट एडिक्टिव टेंडेंसीज वाले सब्सटेंसेस है इस दुनिया में. निकोटीन, कोकेन, डोपामिन और सेरोटोनिन तो बॉडी में ही बनता है. ठीक है. तो
देयर इज अ रीजन, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वेप में निकोटीन है, इसीलिए बच्चे इतना एडिक्ट हो रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दे जस्ट कांट स्टॉप इट। नाउ पीपल हैव रिड्यूस स्मोकिंग। आप रिपोर्ट्स देखोगे कि नई जनरेशन ने अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे बैठ के नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। देयर आर ऑल्टरनेटिव्स एंड एवरीबडी इज डूइंग इट। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट द वेपिंग पार्ट ऑफ इट। सो इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न जो है कैंसर का वो यही है कि लोग टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड अल्कोहल वगैरह, या इसके अलावा भी कोई रीजंस हैं? सो बेसिकली अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करोगे तो इंडिया में अभी जो ट्रेंडिंग पैटर्न है दैट रिमेन्स टोबैको, तंबाकू, वो भी स्मोकलेस वाला, ठीक है, जो नॉर्मल मिलता है ना पैकेट्स में, कि वो तंबाकू आपने लिया और आपने रख दिया, ठीक है ना। लोग यहाँ पे जो फोल्ड होती है ना उसको जीबी सल्कस बोलते हैं, उस सल्कस में वेस्टिब्यूल में लोग तंबाकू रखते हैं। इनफैक्ट वो कैंसर इतना फेमस हो गया है, कैंसर ऑफ द जीबी सल्कस को इंडियन सबकॉन्टिनेंटल कैंसर बोलने लगे हैं। देयर इज़ अ कैंसर नेम्ड आफ्टर इंडिया एंड दैट देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड अबाउट। इसमें कोई गर्व की या कोई फक्र की बात नहीं है कि एक कैंसर का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया है, ठीक है। सो टोबैको इज द लीडिंग रीजन। दूसरा आपका गुटखा, चैनी खैनी, ये सब अल्टीमेटली ये सारे टोबैको के ही फॉर्म्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो डाइटरी फैक्टर मैंने बताया, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ चिलीज, अ लॉट ऑफ मसालाज। आपको चिली मसाले से भले ओरल कैंसर ना हो, बट बाय द वे एक चीज़ बता देता हूँ, इंटेस्टाइन और रेक्टम का कैंसर वन ऑफ द हाईएस्ट टेंडेंसीज उन लोगों में जो इतना तेल और इतना मसाला खाते हैं, ठीक है। दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेप्स। एंड अब जो राइजिंग पैटर्न चल रहा है दैट इज ओरोफेरेंजियल कैंसर, मतलब जो गले का कैंसर है, जो मैंने आपको बताया था, विच इज प्रेवलेंट बिकॉज ऑफ HPV, पैपिलोमा वायरस आ चुका है। इट इज़ वेरी मच देयर इन इंडिया। ये अब कोई US अमेरिकन कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, ये इंडिया में हो रहा है, ठीक है। वी हैव सीन केसेस, देर आर केसेस कमिंग अप एंड इट इज़ वेरी मच देयर। सो अगर आप समराइज करोगे तो ये सारे फैक्टर मिल के नाउ इंडिया इज लाइक द ग्लोबल लीडर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज द सेकंड रैंक राइट नाउ इन द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स ग्लोबली। सर सर्जरी से पहले आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है, मतलब आप क्या सोचते हो? ओके, सो सर्जरी जब हम ट्रेन होके बाहर आते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में हम लोग जब स्टेप करते हैं, सो इनिशियल डेज़ में बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है कि जो हमने ट्रेनिंग में किया है सब। ऑब्वियसली जब आप ट्रेन करते हो तो आपके ऊपर सीनियर्स खड़े होते हैं, यू नो, देयर इज़ एन HOD, देयर इज़ प्रोफेसर्स, कोई आपसे ज़्यादा ट्रेंड आदमी आपके हमेशा आप पे नज़र रखने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए होते हैं। दैट इज़ हाउ एवरीवन गेट्स ट्रेंड इन सर्जरी, ये तो सबको पता है। बट व्हेन यू कम आउट इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस, जब आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस में आ रहे हो और वहाँ पे आप कर रहे हो, सो यूजुअली जब तक आप किसी को कॉल करके अलग से बुलाते नहीं हो तब तक देयर इज़ नो बैकअप। सो एक चीज़ है कि कैंसर सर्जरीज दे आर रिस्की, यस, मतलब आप ट्रेंड हो तो आपके लिए इट्स एवरी डे, बट यूजुअली दे आर कंसिडर्ड रिस्की। काफ़ी ब्लीडिंग, काफ़ी ब्लड वेसल्स, यू नो, बड़ी बड़ी वेन्स होती है नेक में, सो उनमें कुछ भी हो जाए तो देर कैन बी मैसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस जब आप इनिशियली आते हो तब आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि अरे जो वेन या आर्टरी आपने पहले 500 बार हैंडल की है, उसको जब आप पहली बार अकेले हैंडल करते हो तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस आता है। आप ये नहीं सोचते हो कि इसके पहले मैंने ये चीज़ 500 बार की, आप ये सोच रहे हो कि ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिस में। सो परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, पेशेंट का कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। बट जैसे आप करते 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 जाते हो, कई साल गुजर जाते हैं, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, उसके बाद ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता। आपके मन में वो केस पहले ही हो चुका है। जैसे अगर कल सुबह मेरी सर्जरी है तो आज रात को मैंने अपने मन में, अपने दिमाग में प्लान करके वो केस ऑलरेडी ऑपरेट कर दिया है। उसके ऊपर जो भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आते हैं वो मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। आप पिछले 1.5 साल से आप ये चीज़ हैंडल कर रहे हो, तो आप एक तरह से, चलो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत एक्सपीरियंसड हूँ, बट 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस ओनली, ठीक है ना। सो अब जब आप ये चीज़ कर रहे हो एंड यू हैंडल समथिंग न्यू, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप विथ एक्सपीरियंस यू आर एबल टू ट्रीट दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। आपको परफॉर्म करना है, आपके अंडर लोग आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा होता। एट दैट टाइम इट्स स्ट्रेसफुल। एक बार वंस यू गेट यूज टू इट, उसके बाद ऐसा है कि आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑफकोर्स आपका पूरा ध्यान उस पर है, बट बीच में अरे कोई गाना बदल दो यार, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, अरे OT के बाद क्या खाना है,
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमारा ध्यान नहीं है उस सर्जरी में, हम पूरे एफिशिएंसी से काम कर रहे होते हैं, बट यू आर यूज टू इट। आप वही सर्जरी शायद 700-800 बार पहले कर चुके हो। तो अनलेस कुछ अनयूजुअल आता है, अनलेस कुछ बहुत नया आ जाता है कि अरे ये तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, अनलेस ऐसा कोई सिचुएशन आता है, आप उसको काफ़ी रिलैक्स्ड माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हो। और जब आप रिलैक्स होते हो तो ऑफ कोर्स आप उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हो कि अरे यार ये कौन सा गाना चला दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कि अरे ये ओटी में स्मेल कैसी आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, कोई कुछ तो भी ये कर दो। सो यू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर। सो दैट इज़ द डिफरेंस इनिशियल फेजेस में और बाद में जो एक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं उसमें भी इवन एट माई लेवल, जैसे अगर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, सो मैं फिर उसी मोड पे चला जाता हूँ, यू नो वेयर आई वॉज आज से 3 साल पहले 4 साल पहले कि अरे यार कल तो बड़ा केस है। सो पूरे फोकस से आप ऑपरेट कर रहे हो, बट एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। बाहर निकलने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो आपको स्ट्रेस आता है वो रहता ही है, दैट डज़ नॉट चेंज। आपको हमेशा एक पेशेंट की फ़िक्र होती है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी कैसी होगी, डिस्चार्ज तक और डिस्चार्ज के बाद भी। कैंसर में आप कीमो दे रहे हो, सर्जरी के बाद रेडिएशन दे रहे हो, वो पेशेंट हमेशा के लिए आपका पेशेंट है। तो टेंशन वो ख़त्म नहीं होता है कि आपको पता है ये पेशेंट आपने ऑपरेट किया है, तो आगे चल के भी उस पेशेंट का ख्याल आपने ही रखना है, अनलेस वो पेशेंट चूज़ करता है किसी और डॉक्टर के पास जाना। एक ना मिथ है कि लोग ना बहुत पैनिक करते हैं जैसे उनको पता लग जाए कि उनको कैंसर हो गया, और वो सोचते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा, और उनको ये फील होता है कि कैंसर के बाद तो शायद मैं ना बच पाऊँ। ओके। सो क्या सच में कैंसर उसकी वजह से बढ़ता है? ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो इट्स अ मिथ कि स्ट्रेस लेवल्स की वजह से कैंसर बढ़ रहा है। ऐसा अब तक मैंने कोई एविडेंस बेस्ड स्टडी मैंने तो नहीं पढ़ा है। एज ऑफ 2026 आई हैव नॉट रेड एनीथिंग इन अ साइंटिफिक एविडेंस मैनर जो ये बोलता हो। बट एट द सेम टाइम जब एक पेशेंट पैनिक कर जाता है ना, सो पीपल ऑलवेज टेक स्टूपिड डिसीजंस व्हेन दे पैनिक। एक पैनिक में आदमी कभी ठंडे दिमाग से नहीं सोचता है। द बेस्ट डिसीजन दैट यू विल एवर टेक विल बी ठंडे दिमाग से, है ना। पैनिक में तो आप कभी अच्छे डिसीजंस लोगे नहीं। सो पेशेंट पैनिक कर जाते हैं कि कैंसर हो गया, ये हो गया, कि बायोप्सी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। उन्हें लगता है छाला आ गया तो वो छाला इग्नोर कर देंगे। वो छाला हील नहीं हो रहा है, एक अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, आप उसकी बायोप्सी नहीं करवा रहे हो, आप उसका सीटी स्कैन करवाने को तैयार नहीं हो। चलो जैसे तैसे आपने बायोप्सी सीटी स्कैन करवा भी लिया, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि सर माइक्रोस्कोप में दिख रहा है ये कैंसर है। फिर आप 10 जगह ओपिनियन ले रहे हो कि इसकी सर्जरी नहीं करवाने से क्या होगा। जब आपको बोला गया है, ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर एज अ पेशेंट यू आर एंटाइटल्ड टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओपिनियन ऑल्सो। बट जब हर जगह डॉक्टर बोल रहा है, आप गूगल भी देख रहे हो, गूगल भी बोल रहा है कि यार ओरल कैंसर है, सर्जरी करनी पड़ेगी, आप बस किसी से सुनना चाहते हो कि यार सर्जरी नहीं करके भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉलिंग। आप उसको डिले कर रहे हो, आप उस चीज़ को स्टॉल कर रहे हो, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। सो ये जो मिथ आया है ना कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर बढ़ता है, क्या नहीं, स्ट्रेस की वजह से नहीं बढ़ता। बट वो स्ट्रेस में जो आप स्टॉल करते हो, वो स्ट्रेस में जो आप डिले करते हो, वो स्ट्रेस में जो आपको लग रहा है कि यार कुछ और टाइम रुक जाता हूँ, क्या पता अपने आप कम हो जाए, ये सब कैंसर में नहीं होता सर। सो कैंसर बढ़ेगा ही। देखो, अल्टीमेटली कैंसर अपनी स्पीड से ही चल रहा है, वो अपनी स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है। कैंसर को कोई लेना देना नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो, आप रिलैक्स्ड हो, वो अपनी स्पीड से चल रहा है। आपको स्ट्रेस है, आप उस चीज़ को स्टॉल कर रहे हो, आप उस चीज़ को डिले कर रहे हो। तो जब ये दो इमोशंस को आप कंबाइन करके कोरिलेट करते हो, तो आपकी ज़ुबान से क्या स्टेटमेंट निकलेगा कि अरे यार वो स्ट्रेस की वजह से मेरा कैंसर बढ़ गया, बट यू वर स्टॉलिंग इट। आप उसको तभी के तभी करवा लेते तो वो थोड़ा आसान हो जाता मामला आपके लिए, आप आप अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ लेते। बट सी ऐसा होता नहीं है इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। आई गेट इट, लोगों को लगता है कैंसर डेथ सेंटेंस है, लाइफ कभी सेम नहीं रहेगा। यस, लाइफ आपका चेंज होगा, बट एटलीस्ट आप एक स्टेप तो ले सकते हो जो आपके फ्यूचर के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को बदल देगा। आप कैंसर की अर्ली स्टेज में आप अगर सर्जरी करवा लेते हो, एडवांस स्टेज की कैंसर सर्जरी आप अवॉइड कर रहे हो। एडवांस स्टेज में बहुत सारा बॉडी का टिश्यू निकालना पड़ता है बिकॉज ऑफ कैंसर। अर्ली स्टेज में छोटा सा टिश्यू निकाल के, या तो हो सकता है आपको कीमो और रेडिएशन की भी ज़रूरत ना पड़े। येस, दिस इज़ अ रियलिटी कि जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं T1 T2, ओके, जिनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, LVI PNI, कुछ फैक्टर्स होते हैं, बोन इन्वॉल्वमेंट वगैरह, वो अगर सारे नेगेटिव हैं, छोटा सा कैंसर है सॉफ्ट टिश्यू का, वो अगर आपने निकाल लिया, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको कीमोथेरेपी, आपको रेडिएशन कुछ ना लेना पड़े। आप OT के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हो। दैट इज़ अ बिग रियलिटी। सो स्ट्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेस में जो आप स्टॉलिंग कर रहे हो, दैट हैज़ अ बिग रोल टू प्ले।
जब ओरल कैंसर होता है तो ज़रूरी है कि उसमें आपको पेन होगा ही होगा? ओके, तो ओरल कैंसर के है ना कुछ सिम्टम्स है जो एक गोल्डन रूल की तरह, अगर आप किसी को जानते हो, आपके कोई रिलेटिव है, ये आप ये चीज़ बता सकते हो बहुत, क्योंकि ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है? दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज एविडेंस। सबसे पहले एक अल्सर होगा, एक छाला होगा, जो 14 दिन तक वो छाला सबसाइड नहीं होगा। अ नॉन हीलिंग अल्सर फॉर 14 डेज इज इंडिकेटेड फॉर बायोप्सी। ये हमें पहली चीज़ सिखाई जाती है कैंसर की ट्रेनिंग में, ठीक है? कि एक छाला जो 14 दिन से जो ज़ख्म भर नहीं रहा है, उस छाले की बायोप्सी की जाए और देखा जाए उसे माइक्रोस्कोप के नीचे कि इसके अंदर है क्या, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज़ कैंसर उसके रास्ते में हर चीज़ जो आती है उसको इन्वेड कर देता है। इन्वेड मतलब जैसे कैंसर चल रहा है, चलते 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 एक मसल आई, उस मसल को कैंसर ने इन्वेड कर दिया और अब वो मसल भी कैंसर है। फिर चलते 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 वो आगे गया, उसे हड्डी मिली, उस हड्डी को इन्वेड कर दिया, अब वो हड्डी भी कैंसर का हिस्सा है। और अल्टीमेटली चलते 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 कैंसर थोड़ा और अंदर गया, वहाँ उसे वो नस मिली जो इस स्किन को सप्लाई करती है और इस जबड़े को सप्लाई करती है। वो नस को भी कैंसर इन्वॉल्व कर लेगा और वो नस भी कैंसर बन जाएगी। तो जब नस कैंसर बन जाएगी तब क्या वो नस का काम करेगी? नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो नस अब एक कैंसर है। इसका मतलब कैंसर में आपको जितना पेन होगा उससे कई ज़्यादा चांसेस है कि आपको भारीपन हो, आपको एकदम भारी भारी लगेगा। जैसे एनेस्थेशिया देते हैं ना दांत का, वैसे एनेस्थेशिया देने पे ऐसा लगता है चींटियाँ आ गई है, एकदम भारी भारी सुन नम नम सा लग रहा है, ठीक है? देर आर मोर चांसेस ऑफ यू हैविंग पैरास्थेशिया, भारी भारी लगना, देन पेन। पेन तो शुरुआत में होता है जब अल्सर है, ठीक है? एक बार ये 14 दिन का अल्सर कैंसर में तब्दील हो गया, कैंसर में कन्वर्ट हो गया, उसका कैंसराइजेशन हो गया, उसके बाद क्या पेन? कुछ भी नहीं। कभी बीच में छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा, पस वस आएगा, बुखार तक नहीं आएगा आपको। और एक दिन जब एक पेशेंट मुंह खोल के देखता है तो उसे नज़र आता है कि अरे पूरा जबड़ा भारी हो गया है, अंदर अजीब सी स्मेल आ रही है। इट इज़ वेरी फाउल स्मेलिंग बाय द वे, क्योंकि कैंसर की अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं होती, उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सब हो जाता है। कईयों बार तो वो जो कीड़े होते हैं, मैगट्स कहते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, पेशेंट्स को पता नहीं चलता, बस स्मेल आ रही होती है कि अरे कहाँ से आ रही है। सो ये कैंसर की रियलिटी है कि पेन थोड़ा कम हो ना हो, पैरास्थेशिया या फिर जो भारीपन होता है वो ज़रूर होता है। और तीसरी चीज़, ओरल कैंसर जो है, मुंह का जो कैंसर है, उसमें बहुत सारे केसेस में, मोर देन 50% ऑफ द केसेस में गले में जो नोड्स होते हैं, वो कैंसर मुंह से गले के नोड्स में फैलता है। तो इवन अगर अंदर छोटा सा कैंसर का गांठ है और अगर आपके गले में नोड्स है जो आप टच करके फील कर पा रहे हो, उसे पैल्पेशन कहते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे नोड्स मिल रहे हैं, सो वो एक बहुत सिवियर मतलब साइन है कि आपका कैंसर अब मुंह से गर्दन में भी फैल चुका है। इसीलिए ऑलमोस्ट हमेशा मुंह के कैंसर की सर्जरी के साथ गले के जो नोड्स होते हैं वो नोड्स भी निकाले जाते हैं। सो ये सारे कैंसर के सिंपल क्लिनिकल सिम्टम्स है। एक अल्सर जो 14 दिन से भर नहीं रहा है, जो हील नहीं हो रहा है, और दूसरा पेन शुरुआती दिनों में, और फिर पैरास्थेशिया। पैरास्थेशिया मतलब भारीपन, पूरा जबड़ा, जीभ, जहाँ पे भी कैंसर है वो एरिया सुन्न हो जाना। आप अभी तक अपने करियर में कितने केसेस ऐसे हैं मतलब जो आप सर्जरी कर चुके हैं? सो मैं सिर्फ कैंसर नहीं करता हूँ, मैं हेड एंड नेक सर्जन हूँ। तो मैं चेहरे के फ्रैक्चर्स, चेहरे का ट्रॉमा, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी, किसी का फ्रैक्चर में नाक टेढ़ा हो गया उसका वो नाक सीधा करना, आईलिड्स की सर्जरी, फेस लिफ्ट, सो ये सारी सर्जरीज करता हूँ। मुंह के अंदर किसी के नस का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सो मैं ये सारी सर्जरीज करता हूँ। सो माइनर मेजर सब कुछ मिला के मैंने अब तक ऑलमोस्ट, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने 11,700 के आसपास सर्जरीज की हुई है, माइनर मेजर कैंसर सब मिला के। उसमें से भी मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 11,700 में से 40 से 45% सर्जरीज मैंने जनरल एनेस्थेशिया में की है, जिसमें पेशेंट पूरा बेहोश होता है हॉस्पिटल में, और बाकी ऑलमोस्ट मैंने 60% सर्जरीज मैंने की होंगी लोकल एनेस्थेशिया में। जैसे लोकल सुन करके करते कि यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया। सो जो लोकल में हो सकता है वो लोकल में, बट हाँ ऑलमोस्ट आधी, हाफ द नंबर ऑफ सर्जरीज आई परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थेशिया, चेहरे की और हेड एंड नेक की। क्या ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट जो होता है वो रिलैक्स माइंड से घूम सकता है कि उसको दोबारा से कैंसर नहीं होगा? ये जो एक सवाल है, वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, बट वो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक हार्श रियलिटी बता देता हूँ कि कैंसर के बाद नॉर्मल लाइफ, एकदम नॉर्मल होना, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है।
मतलब आप चाहे जितनी कोशिशें कर लो, कुछ ना कुछ अलग रह जाता है, क्योंकि कैंसर में अल्टीमेटली आपकी बॉडी का एक पार्ट निकाला जा रहा है। चाहे वो आपका ऊपर का जबड़ा है, नीचे का जबड़ा है, वो गाल हो चाहे ज़ुबान हो, ठीक है ना? वो कभी भी बैक टू नॉर्मल नहीं जाएगा। आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है आप चल रहे हो, फिर रहे हो, थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ निकाल पा रहे हो, वो नॉर्मल है तो नॉर्मल ही सही। बट एक बाहर वाले का जो परसेप्शन है, जो थर्ड पर्सन परसेप्शन बोलते हैं कि कोई आपको देख रहा है, सो कहीं ना कहीं द हार्श रियलिटीज़ आप कभी नॉर्मल नहीं दिखोगे या लगोगे। आपकी गर्दन पे एक निशान होगा, है ना? आपका जबड़ा शायद एक तरफ डिविएटेड होगा, है ना? और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इस तरफ एकदम नॉर्मल सा लग रहा है और इस तरफ ऐसे घुसा हुआ क्यों है ना? ये आदमी जब बोलता है तो ऐसे इसकी स्पीच में डिफॉर्मिटी क्यों, ये क्लियर क्यों नहीं बोल पा रहा है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कैसा है ना, हेड एंड नेक एक बहुत ही फंक्शनल इलाका है। फंक्शनल मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है, वो अगर मैं काट देता हूँ, तो उससे आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस तो नहीं आएगा, ना ही आपके परफॉर्मेंस में कोई चेंज आएगा। लेकिन अगर आप हेड एंड नेक का कोई भी एक छोटा हिस्सा ले लो, चलो मैं ये कह देता हूँ कि किसी की आपने आईब्रो शेव कर दी, वो आदमी 30 दिन बाहर नहीं निकलेगा कि ये वापस आ जाए, उसी के बाद मैं निकलूँगा। सो हेड एंड नेक की यही नज़ाकत है कि कुछ भी छोटा मोटा हो जाए, चाहे वो 5% डैमेज हो, चाहे वो 90% डैमेज हो, हेड एंड नेक का डैमेज इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी सीरियस डैमेज। क्योंकि एक आदमी खुद को आइडेंटिफाई कहाँ से करता है? चेहरे से, हेड एंड नेक से ही करता है ना? सो कोई भी पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट है, या जो चाहे हमारे मैक्सिलोफेशियल के हेड एंड नेक के जो पेशेंट्स हैं, किसी भी प्रोसीजर के बाद एक चाहे सिंपल सा फ्रैक्चर ही क्यों ना ले लो आप, किसी का नीचे का जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके दांत 2-3 मिलीमीटर ऊपर नीचे होते हैं। ही हैज़ टू गेट यूज टू इट। उनको उसमें यूज टू होना पड़ता है कि यार ऐसे चबा रहा हूँ तो ऐसे ही हो रहा है, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? सो हेड एंड नेक की सर्जरीज की ये एक सच्चाई मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब एक दांत निकालना छोड़ के, मैं तो ये भी कहूँगा कि कई बार तो दांत निकालने के बाद भी बहुत कुछ बदल जाता है इंसान का। दांत निकालना तो सबसे बेसिक चीज़ है, आप तो कैंसर की बात कर रहे हो। उसके बाद नेचुरली टेंडेंसीज चेंज होती है ना? लाइफस्टाइल आपकी चेंज होती है। और इवन जो आपके पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट, सर्जरी के बाद उन्हें कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, उन्हें रेडिएशन करना पड़ता है। रेडिएशन के बाद भी स्किन क्वालिटी, ये सब बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कीमोथेरेपी के बाद पहले के ज़माने में जो ड्रग्स थे उसमें सारे बाल झड़ जाते थे, उल्टियाँ ही उल्टियाँ, वेट लॉस हो रहा है। अभी तो जो नए ड्रग्स आए हैं, प्लैटिनम कंपाउंड्स, तो सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन इन्हें बोलते हैं। सो इनकी वजह से तो ये टॉक्सिसिटी काफ़ी कम हो गई है। रेडिएशन पहले जब रेडिएट करते थे, पूरा का पूरा चेहरा ही जल, ऐसा लगता था कि जल गया है। अब तो आईजीआरटी, आईएमआरटी, एकदम एडवांस्ड रेडियोथेरेपी की जो टेक्निक्स आई है, उसकी वजह से जितनी ज़रूरत है उतनी जगह पे रेडिएशन जा रहा है। सो नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी द आउटकम्स हैव इम्प्रूव्ड, बट दैट डज नॉट मीन, उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बदला नहीं है। बदलाव है, और आप देखते ही, या फिर थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ हुआ है चेहरे पे। तो ये हेड एंड नेक सर्जरी की ये रियलिटी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे पूछना है आपसे कि डॉक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर जब उनको ओटी के बाद 10-15 मिनट मिलते हैं, या फिर सर्जरी से पहले 10-15 मिनट मिलते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं वो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जवाब एज टू एज वैसे तो डिपेंड करता है। इसका जवाब फैसिनेटिंग भी हो सकता है। कैसा है ना कि जब आप एक फ़न करने की बात करते हो, सी द वर्ल्ड नोज इट, सबको पता है कि डॉक्टर्स मज़े करने में या डॉक्टर्स अपनी तरह से मस्ती करने में कोई पीछे नहीं है, ठीक है ना? डॉक्टर्स आर हैविंग देयर ओन फन, ठीक है ना? हम भी पार्टी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन सफ़ेद कोट पहन के, घर पे मैं भी टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे भी एप्रन पहन के घूमता हूँ। बट जो मुझे जितना टाइम मिलता है, इट डिपेंड्स। मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं कलीग्स के साथ हूँ। येस, देर आर पार्टीज हैपन, बट लेट मी टेल यू अनदर रियलिटी। मुझे नहीं पता आपको ये कोई और सर्जन बताएगा या नहीं। हमें है ना इस चीज़ में अब मज़ा आने लगा है। अगर 2-3 सर्जन्स आपस में बैठे हैं, तो एक एज के बाद, एक पॉइंट की बाद, हम ये सारी बातें करेंगे सरकार की और पॉलिटिक्स की। बट जिस एज ग्रुप में मैं हूँ और जिस एज ग्रुप के सर्जन्स के साथ मैं घूमता हूँ, सो हम लोगों के पास, वी डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू टॉक देन सर्जरी। हमें सर्जरी से ज़्यादा किसी और चीज़ की बात करने में ना इंटरेस्ट है। हम लोग 2-4-5 मिनट यहाँ वहाँ की बातें कर लेंगे कि अरे ये नई जगह है, यहाँ पे अच्छी क्राफ्टेड बियर मिल रही है, या फिर अरे वो तुमने वो सीरीज़ देख ली क्या? ये चलेगा बॉस 10-15-20 मिनट।
उसके बाद अगेन अरे उस दिन वो पेशेंट का तुमने एमआरआई देखा, बड़ी अजीब सी फाइंडिंग्स है। सो बेसिकली यू आर बैक टू इट। ये हमारा एक पॉइंट है कि ये हमारा अब जीने का तरीका बन चुका है। दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आप उससे डिविएट होके 15-20 मिनट आप उसके बाहर चले जाओगे, बट अगेन यू आर बैक टू इट। एंड कहीं ना कहीं वो सर्जरी जो है वो आपके, इट्स अ पार्ट ऑफ यू नाउ। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि सर्जरी मेरा काम है या सर्जरी मेरा प्रोफेशन है या मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स ऑलवेज अ स्टेट ऑफ माइंड कि मैं बाकी की ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ, सर्जरी तो मैं करता हूँ। सो दैट बिकम्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ रिलेटेबल, बट आदमी एक तरह से उतना इमर्स हो जाता है। इस ये ब्रांच ही ऐसी है, फील्ड ही ऐसी है। सर्जरी इज़ अ सर्जरी, चाहे आप कहीं की भी कर लो। नॉर्मली जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके लिए डेथ एक ऐसा वर्ड है, इमोशनल वर्ड है कि हाँ डेथ, वो सोचते हैं उसके बारे में और इमोशनल हो जाते हैं। बट डॉक्टर्स क्या सोचते हैं? सी, ये वैसे तो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। अब कुछ ब्रांचेस है जैसे कॉस्मेटोलॉजी है ना। आप डेथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसे बहुत रेयर आपने सुना कि कोई पेशेंट लिप फिलर कराने गया या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दैट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। उस केस में इट्स इक्वली शॉकिंग ऑल्सो, ठीक है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। बट कैंसर अल्टीमेटली, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बट ये तो ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स है। कैंसर में डेथ इज़ इनएविटेबल, है ना। कि आप एक कैंसर सर्जन हो और आपने कभी डेथ देखी ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आप कैंसर सर्जन हो ही नहीं। देर आर ओनली 2 प्रोबेबिलिटीज। सो कैसा है, एज अ कैंसर सर्जन आई वुड से यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन द रिजल्ट्स। गॉड फॉरबिड अगर मेरे किसी पेशेंट की डेथ होती है, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स कि यार ऐसा क्या मेरे हाथों गलती हो गई। सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको डिसीज बायोलॉजी बोलते हैं। आप कितना भी अच्छा ऑपरेट करो, ये तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है कि 65% पेशेंट्स विल बी फाइन, 35 विल गेट कैंसर अगेन। आप चाहे जितना अच्छा ऑपरेट कर लो। सो आप ये सोचने लग जाते हो रेट्रोस्पेक्टिवली कि यार ऐसा क्या कर सकते थे जिससे रिजल्ट्स और अच्छे आते, है ना। शुरुआती फेज में व्हेन आई फेस्ड दिस डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ अ पेशेंट्स डेथ, सो 2-2 दिन तक नींद नहीं आती थी और उसके बाद अगले दिन का जो सर्जरी था वो हैम्पर हो जाता था। बट आफ्टर अ वाइल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट विल बी ग्रॉसली इनकरेक्ट। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है इनफैक्ट इफ़ आई लूज़ अ पेशेंट। बट यू गेट इन अ वे, यू गेट सेंसिटाइज टू इट, ठीक है। कि आपका जब किसी पेशेंट का डेथ होता है, सो आप उसको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचो, तो कोई ये बोलेगा कि अरे यार ही वॉज अ हस्बैंड और शी वॉज अ मदर, इनके इतने इतने रिलेशंस थे, इनका ये बेटा था, 2 बच्चे थे, 3 ये थे। एक थर्ड पर्सन उस एंगल से सोचता है। एक कैंसर सर्जन जिसने खुद का पेशेंट लूज़ किया है, वो किस एंगल से सोचेगा कि यार कल तक ईसीजी ठीक था, कल तक तो पेशेंट का सोडियम ठीक था, अचानक पेशेंट को ये कैसे हो गया, इस पेशेंट को तो डायबिटीज़ नहीं था, इसको इन्फेक्शन कैसे हो गया, ठीक है। सो जो डेथ की तरफ देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है ना, वो एक नॉर्मल, मतलब एक किसी और इंसान का या थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव उस तरफ से होता है। देर इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल एंगल अटैच टू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसके बारे में इमोशनल नहीं है, बट हमारा देखने का नज़रिया ही अलग है, ठीक है ना। समबडी सेइंग कि यार इसके इतने बेटे थे, शी लेफ्ट बिहाइंड सो मेनी किड्स। मेरा ये था कि यार इसका तो सोडियम इतना ही था, ऐसा कैसे हो गया। बोथ ऑफ अस आर इक्वली डिसअपॉइंटेड अबाउट द पेशेंट्स डेथ। बाय द वे लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स उनका लॉस ज़्यादा बड़ा है, फैमिली का लॉस तो हमेशा ज़्यादा बड़ा होता है यार। सो बोथ ऑफ अस आर डिसअपॉइंटेड रिगार्डिंग द पेशेंट्स डेथ, बट द वे ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, इट चेंजेस अ लॉट, इट चेंजेस अ लॉट। इसका 1% भी ये मतलब नहीं है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता या हम यूज टू हो गए। आई रिमेंबर द नेम एंड एज एंड लोकेशन ऑफ एवरी पेशेंट दैट आई हैव लॉस्ट टिल डेट, आज तक। फ्रॉम माई फर्स्ट पेशेंट टू माई लास्ट पेशेंट हुम आई लॉस्ट, मुझे सबका नाम, उस टाइम पे उनकी जो एज थी वो, एंड द लोकेशन कि मैंने कहाँ ऑपरेट किया, मुझे सब याद है, ठीक है। तो फ़र्क सबको पड़ता है, बस उस चीज़ की तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रेन ने एक ट्रक को उड़ा दिया फॉर एग्जांपल रेलवे क्रॉसिंग पे। इसमें 3 लोगों के अलग व्यू पॉइंट होंगे। ट्रेन का लोको पायलट सोचेगा, है ना, कि अरे यार मेरे रहते ये कैसे हो गया, है ना। इधर जो रेलवे फाटक पे बैठा है, रेलवे गेट पे, वो सोचेगा कि मैं जब यहाँ पे बैठा था ट्रक ने क्रॉस कैसे कर लिया। और ट्रक वाले की फैमिली सोचेगी कि
रेलवेज कितनी गैर जिम्मेदार है, कितनी इररिस्पॉन्सिबल है कि एक गेट वाला बिठा के रखा था, फिर भी वो ट्रेन ने ट्रक को उड़ा दिया। इसमें एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड अबाउट द डेथ ऑफ द ट्रक ड्राइवर, है ना। बट आप तीनों के आप नज़रिए देखो, हर आदमी अलग चीज़ से सोच रहा है। एक आदमी लोको इंजन को जो डैमेज हुआ है उसका फाइन भर रहा है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो तो ट्रक वाले को जानता भी नहीं था, है ना। सो डेथ की तरफ देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है वो कैंसर सर्जरी बहुत ज़्यादा बदल देती है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे केसेस भी आते होंगे आपके पास जैसे चांसेस बहुत कम है सर्जरी के बाद, आपको पता है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि 50-50% चांस हो या फिर 40-60 हो, तो फैमिलीज परमिशन देती हैं कि कर सकते हैं हम सर्जरी। तो इसमें मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो शायद इससे पहले कभी ओपनली डिस्कस नहीं हुआ है। एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, QOL, और एक होता है QOD, क्वालिटी ऑफ डेथ, ठीक है। सो आप ये समझने की कोशिश करो कि एक पेशेंट है, उसको कैंसर हो गया है और वो कैंसर ऑलरेडी बहुत फैल चुका है। जैसे मान लो वो M1 स्टेज है। M1 स्टेज मतलब मेटास्टासिस, कि जबड़े का कैंसर था, उसमें से एक कैंसर का सेल निकला, ब्लड वेसल में तैरते तैरते वो सेल कहीं लीवर लंग्स में जाके पहुंच गया और वहाँ पे उसने एक नया कैंसर बना दिया। इसको मेटास्टासिस बोलते हैं एंड दिस डिसीज इज कॉल्ड M1 डिसीज। तो जब किसी को ऐसा M1 डिसीज होता है तो यूजुअली वो पेशेंट हम इनऑपरेबल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे वो डिसीज़ लोकली इतना बड़ा हो गया, आँख तक दिमाग तक पहुँच गया, ठीक है, उसको भी हम कंसिडर करते हैं कि यार इसको क्यों ऑपरेट करेंगे, ये ऑपरेट करने के बाद ये सर्जरी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे केसेस में जो सर्जरी होती है उसको सैल्वेज सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। वो सर्जरी डीबल्किंग के लिए होती है कि इतना ट्यूमर है ना और पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, उस ट्यूमर में से इतना पार्ट कट कर देते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं कि भाई क्योंकि वो पार्ट कट करेंगे तो डेथ हो जाएगा ना टेबल पे, तो वो पार्ट कट करके हम ये कर, इसको पैलिएटिव केयर बोलते हैं बेसिकली, ये जो ऐसे टाइप की सर्जरीज होती है। सो रादर चलो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत जेंटल तरीके से हमें ये सवाल पूछना पड़ता है कि योर पेशेंट, आपका जो पेशेंट है उसकी डेथ होने वाली है बिकॉज ऑफ द कैंसर, ये तो तय है क्योंकि अब कैंसर इनऑपरेबल है और लीवर लंग्स कहीं और जाके कैंसर फैल भी चुका है, तो डेथ इज़ इनएविटेबल। बट यहाँ पे जो इतना बड़ा ट्यूमर है जिसमें पस हो गया है, ये हो गया है, क्या आप उतना छोटा सा उतना जो पार्ट है वो निकाल के एटलीस्ट एक साफ सुथरे तरीके से वो पेशेंट को रख के कैन यू लेट दैट पेशेंट पास अवे इन पीस? आपके पेशेंट के यहाँ पे पस हो गया है, उसमें मैगट्स लग जाए या कीड़े वीड़े लग जाए एंड इट्स अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ डेथ, है ना। उससे अच्छा आप उस ट्यूमर को डीबल्क कर दो, उसको लोकल ड्रेसिंग दे दो, दैट पेशेंट विल अल्टीमेटली पास अवे बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन। अगर लीवर में गया है, लंग्स में गया है, स्पाइन में गया है, तो वो पेशेंट का डेथ इज इनएविटेबल, किसी ना किसी रीज़न से द पेशेंट विल अनफॉर्चुनेटली पास अवे, बट एटलीस्ट दैट पेशेंट विल नॉट पास अवे बिकॉज ऑफ अ फंगेटिंग डेथ, कि एक बहुत गंदा ट्यूमर वो पेशेंट साथ में लेके जा रहा है। लेट द पेशेंट गो इन पीस, ये ट्यूमर आप निकाल के साइड में कर दो, मे बी ही विल बी अ लिटिल पीसफुल व्हेन ही गोज। दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ कैंसर, है ना, कि आपको पता है, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स बोल रही है, एवरीबडी नोज। सी, इंसान का यही तो एक होता है ना कि इंसान, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन इज होप, हमें उम्मीद होती है, हमें ऑप्टिमिज्म होता है। हम लोग हर चीज़ मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं करते, बट मैं एक आपको हार्श रियलिटी बता देता हूँ, मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है। मैथमेटिक्स ने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है ना। मैथमेटिक्स डज नॉट लाई, सो यू नो दैट पेशेंट, यू आर गोइंग टू लूज दैट पेशेंट, बट एटलीस्ट गिव हिम अ गुड क्वालिटी ऑफ इट, कि आखिरी के दिनों में ऐसा ना लगे पेशेंट को कि वो खुद की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं इससे ज़्यादा हार्श रियलिटी नहीं बोल सकता, कि पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए जाते जाते कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा, मेरी स्मेल कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सो आप डीबल्क कर दो, आपको पता है आपने भी ट्यूमर छोड़ रखा है बॉडी के अंदर, ठीक है, बट एटलीस्ट वो पेशेंट एक क्लीन एंड आउट तरीके से ही विल पास अवे विथ पीस एंड लेस पेन प्रॉबेबली। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पैलिएटिव कैंसर केयर। ऐसी सर्जरीज कभी कभी करनी पड़ती है, ये आपके दिल को ऐसे करके निचोड़ देती है, आपको इफेक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आज के यूथ को आप कोई लेसन देना चाहो, लास्ट लेसन, कि आप ये चीज़ें अवॉइड करो जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है और कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो वो क्या होगा? See, my message to the young people,
अबाउट दिस वुड बी नंबर 1, आई विल जस्ट बी वेरी क्लिनिकल अबाउट इट. मैं ना इसको ज़्यादा इमोशनल एंगल नहीं दूंगा, ठीक है. आप चाहे एज अ यूथ आप जो भी कर रहे हो, आप वेप कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू नो यू हैव टू स्टॉप इट, बट आप उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. सो गॉड फॉरबिड एक दिन अगर आपको अल्सर होता है ओरल कैविटी में, और वो अल्सर अगर 14 दिन तक हील नहीं हो रहा, प्लीज़ उसकी बायोप्सी करवाओ, ठीक है. और अगर बायोप्सी में गॉड फॉरबिड कैंसर सेल्स आते हैं, जस्ट गेट इट ट्रीटेड, ठीक है ना. ओरल कैंसर की जो सर्जरी है उसका, ओरल कैंसर का जो डायग्नोसिस है, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम सर्जरी. पहले सर्जरी होती है, फिर कीमो होता है, फिर रेडिएशन होता है, ठीक है. सो वन मैसेज वुड बी कि अगर आप ये सब नहीं रोक पा रहे हो, सी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एवरीवन इज एजुकेटेड. तंबाकू के डब्बे पे, सिगरेट के डब्बे पे, वेप के डब्बे पे लिखा होता है दैट इट विल किल यू, इट विल किल यू. यू आर डूइंग इट, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप उन लोगों में से हो जिसको वो अल्सर आ रहा है, देर आर सम पीपल हु आर वेरी लकी विथ इट. 50 साल 60 साल कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उनको एम्फाइसीमा तक नहीं होता, कैंसर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है. एंड देर आर सम पीपल हु आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 साल आपने सिगरेट पी और उसके बाद आपको छाला आ गया और आप वो कैंसर बन गया. सो इफ़ यू गेट एन अल्सर एंड इफ इट डज नॉट हील फॉर 14 days, गेट इट बायोप्सीड, और अगर कुछ आता है गेट इट ट्रीटेड. दैट इज़ माई ओनली मैसेज. मैं कोई इमोशनल मैसेज देके कोई ये नहीं है. नो बडी इज़ बाइंग द इमोशंस, पीपल आर बाइंग मैथमेटिक्स नाउ, ठीक है ना. हार्ड फैक्ट्स आर वॉट इज सेलिंग एग्जैक्टली. सो या, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो आप मच. हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और आज मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर जो बातें आपने मुझे बताई हैं एंड जो हमारी पब्लिक हमारे को देख रही है, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ ऐसा नहीं इफ़ेक्ट कर रहा कुछ भी चीज़, तो आप हमेशा थैंकफुल रहें और आपको रहना चाहिए. एब्सोल्युटली. सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना.